क्या होता है जल्दी से बताओ। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा? तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जब भी हम फर्स्ट टाइम ओवरहेड को एलोकेट और इम्पोर्शन करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और जब हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट गोस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस ओवरहेड गोस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। या है समझ में? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है behind reapportionment of service department cost to production department is charging the overall cost to the production department, so that we can determine the per unit cost of the product। ठीक है, अब क्या होती है, कॉस्ट डिफरेंट प्लेसेस पे होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी होती है और सर्विस डिपार्टमेंट में भी होती है। तो उस कोर्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम ट्रांसफर कर देते हैं, वो प्लेस क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ताकि हमें ओवरऑल कॉस्ट पता चल जाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। सो जैसे ही हमें उसकी कॉस्ट पता चल जाती है, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को भी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में ओवरऑल कितना कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, फिर जब हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट आ गया, तो जब ओवरऑल कॉस्ट को हम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ये बात हुई क्लियर? So reapportionment of service department cost is the secondary distribution of overhead cost of service department to production department। ठीक है, क्लियर है? यस, सेक्शन बी क्लियर है या नहीं? बताओ बताओ, you can unmute yourself। आया समझ में? अरे हाँ ना तो करो कम से कम। यस सर। ठीक है, सो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। सो पहला, वो मेथड्स हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड कैन बी, method of apportionment of service department cost to production department can be classified into two categories। पहला मेथड होता है जहां पर हम अपनी जो कॉस्ट है सर्विस डिपार्टमेंट की, वो टोटल कॉस्ट को हम ट्रांसफर करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट में। इट मींस अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। जहाँ पे इट मीन, जैसे सपोज करो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हो 100, सो उस 100 को कम्प्लीटली हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जो भी हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सेकेंड मेथड हो सकता है अपॉर्शनमेंट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरऑल कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन विच we transfer to both the department, production as well as service department। so ये क्या होता है, जब भी एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी कॉस्ट सर्विस रेंडर करता है, सो वो अपनी सर्विस का कॉस्ट का एक परसेंटेज सर्विस डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफर करता है, अपार्ट फ्रॉम दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के अलावा वो सर्विस डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफर करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? So there are two ways for distribution of overhead cost of service department to production department। पहला है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे जो भी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो हम डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, जहां पर हम प्रोडक्शन को भी करते हैं, सर्विस को भी करते हैं, और बाद में सारी कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। सो यहाँ पे क्या होता है, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है, सपोज दे आर मोर देन वन सर्विस डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो भी कॉस्ट होगी वो हमें अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर करनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में।
सो जब हम फर्स्ट टाइम में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं, सो उस मेथड को बोलते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। अब अपॉर्शनमेंट किस किस बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सपोज करो कोई परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट की कोई कॉस्ट है, तो परचेज डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट हम किस बेस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि मटेरियल की वैल्यू क्या है जो हमने परचेज किया, या नंबर ऑफ ऑर्डर कितने परचेज किया उसके बेसिस पे। टाइम ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट, तो टाइम ऑफिस किससे डील करता है, एम्प्लॉइज से, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, या फिर वेज रेट क्या है जो लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क्स कर रहे हैं, ठीक है। या तो करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हर डिपार्टमेंट में उसके बेसिस पे, या हर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज काम करो उसका वेज रेट क्या है। कैंटीन लेबर वेलफेयर, सो कैंटीन में कौन जाता है, एम्प्लॉय, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने ऑर्गेनाइजेशन में उसके बेसिस पे करेंगे, उसके वेज जो पेड कर रहे हैं उसके बेसिस पे। अकाउंट ऑफिस, अकाउंट किसका मेंटेन होगा, इंडिविजुअल्स के जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सो जितने नंबर ऑफ वर्क कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में उस रेशियो में हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका लेबोरेटरी एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। सो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, मटेरियल वगैरह चेक करते हैं, तो जो भी हमारा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है या टेस्टिंग आवर है उस बेसिस पे इस वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसको मेंटेन करने, उसकी कंडीशंस को इम्प्रूव रखने में हेल्प करता है। सो जितने नंबर ऑफ आवर्स हमने वर्क किया होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट में उस रेशियो में बांट देंगे। सो ये क्या है, बेसिस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ओवरहेड कॉस्ट। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4.3 है। So the following data were obtained from the book of Glaxo Company for the half year ended 31st September 2012. Prepare a overhead distribution summary. So उस overhead distribution summary में क्या करते हैं, हम distribute करते हैं जो भी overhead cost होती है। सो डिस्ट्रीब्यूशन समरी में सबसे पहले इसने क्या किया, जो टोटल डिपार्टमेंट्स थे उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ए बी सी। सर्विस में 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स वाई। सो जो हमारा डायरेक्ट वेजेस है, डिपार्टमेंट ए का 7,000, बी का 6, सी का 5, एक्स का 1,000 एंड वाई का 1,000। इसी तरीके से डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पॉइंट्स, एसेट्स वैल्यू, एरिया ऑक्यूपाइड, ये बेसिस दिए ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिस्ट्रीब्यूट द डिफरेंट ओवरहेड कॉस्ट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके बाद में कंसोलिडेटेड अमाउंट दिया हुआ है कि स्टोर ओवरहेड है, मोटिव पावर है, इलेक्ट्रिक लाइटिंग है, इस अमाउंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है जो ऊपर बेसिस दिए उसके बेसिस पे। अब लास्ट में इसने बोला अपोर्शन द एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट एक्स इन रेशियो 4:3:3। इट मीन्स जो भी एक्स की कॉस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3:3 रेशियो में, एंड वाई एंड दैट ऑफ द डिपार्टमेंट वाई इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस। और वाई डिपार्टमेंट का किस प्रोपोर्शन में करना है, जो भी वेज रेट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। सो यहाँ पे उसने सिर्फ ये बताया है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स उसका 4:3:3 में करना है, एंड डिपार्टमेंट वाई का जो उनका वेजेस है उस रेशियो में करना है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या बनाया, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। सो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी में हम क्या रखते हैं, सबसे पहले आइटम जो हमें जो हमारा एक्सपेंस हुए हैं, जैसे वेजेस हुआ, मटेरियल हुआ, स्टोर ओवरहेड, मोटिव पावर, लाइटिंग, लेबर वेलफेयर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, जनरल ओवरहेड, रेंट, रेट्स, ये क्या है, ये सारी चीजें गिवन है, ऊपर आप देखोगे। सो ये क्या है, स्टोर ओवरहेड, मोटिव पावर, ये सारी चीजें गिवन है। दो चीजें और लिए हमने, वो क्या थे, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल। इन चीजों को भी हमने इंक्लूड किया इन दी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम होता है बेसिस। सो वेज को किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बताओ जरा। चलो अभी देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले दिया डायरेक्ट वेजेस, डिपार्टमेंट ए का, बी का, सी का, एक्स वाई। अब मुझे एक चीज बताओ, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है अगर मैं उसका सम करता हूं तो क्या निकल के आता है, ओवरहेड होता है या प्राइम कॉस्ट होती है। सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट और दी ओवरहेड कॉस्ट, बताओ जरा।
याद है किसी को? Prime cost is the sum of direct costs, and direct costs include direct material, wages and direct expense. बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट की, जिसमें हमारा मटेरियल आता है, वेजेस आता है, एक्सपेंस आता है। ठीक है, सो इट मीन्स ए बी सी ये तो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, सो इसकी जो डायरेक्ट कॉस्ट होगी वो हमें एक्सक्लूड करनी, क्योंकि वो इनडायरेक्ट है ही नहीं। सो जो डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट मटेरियल है, इस अमाउंट को हम स्कीप करेंगे इन केस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो आप देखोगे ए बी सी में इनकी डायरेक्ट कॉस्ट को एक्सक्लूड किया गया है, बट डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड किया गया है सर्विस डिपार्टमेंट का, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी कॉस्ट होगी वो तो इनडायरेक्ट है, because service department is not directly involved in the production process. That's why any cost which is incurring in the service department is known as indirect cost. और हम यहाँ पे ओवरहेड की बात कर रहे हैं, ओवरहेड को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। सो देखते हैं कितना दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल कितना है? x का 1000 है, y का भी 1000 है। सो x का 1000 डायरेक्ट वेजेस हो गया, y का भी 1000 डायरेक्ट वेजेस हो गया। इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल 1500 x का है, y का भी 1000 है। ठीक है, ये गिवन है। इसके बाद इन्होंने दिया स्टोर ओवरहेड। सो स्टोर ओवरहेड को हम किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? स्टोर में हम क्या रखते हैं बताओ जरा, लेबर या मटेरियल? व्हाट वी कीप इन द स्टोर? सो मटेरियल की रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट मटेरियल। सो मटेरियल की रेशियो क्या होगा? अगर हम इसमें से 0 कॉमन जो है वो हटा दें, सो 2 to 0 कॉमन है, उसको हटा देते हैं। सो बचा 30, 25, 20, 15, 10। इसको 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो रेशियो क्या बनेगी? 6, 5, 4, 3, 2। सो 6 + 5 11 + 4 15 + 3 18 + 2 20। सो फर्स्ट में कितना जाएगा अब ये देख लेते हैं। फर्स्ट में है 5/20 और 1/4। ठीक है, स्टोर ओवर कितना है हमारा? स्टोर ओवरहेड है 400, और किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मटेरियल के। सो ए का शेयर कितना है बताओ जरा? 6/20, 6/20। सो 3/10 और 400 कितना हुआ? 120, राइट? भाई 400 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, 40 × 3 कितना हुआ? 120, राइट? हाँ या ना? इसी तरीके से बी में कितना शेयर आएगा? 5/20। 5/20 को हम क्या कर सकते हैं? 1/4। सो 1/4 ऑफ 400 कितना आया? 100। इसी तरीके से सी का कितना है? 4/20। 4/20 मीन्स 1/5। सो 1/5 ऑफ 400 कितना आया? 80। इसी तरीके से हम एक्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहली चीज हुई क्लियर? Yes, sir. देन मोटिव पावर है 1500। अब देखो ये टेबल है, बताओ मोटिव पावर को किस पे करना चाहिए? एम्प्लॉइज के बेसिस पे करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट के बेसिस पे करना चाहिए, या लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे करना चाहिए? किस पे करना चाहिए? आंसर दो, चाहे गलत क्यों ना हो। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, किलोवाट और नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, किस बेसिस पे करना चाहिए? मोटिव पावर। इट मीन्स मशीन कितना कंज्यूम कर रही है, उस कॉस्ट को किस बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए? लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे या किलोवाट? बोलिए। किलोवाट के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, किलोवाट का रेशियो कितना है? किलोवाट का रेशियो है 8000, 6000, 6000, 2000, 3000। रेशियो हो जाएगी 86623।
सो 8 6 14 प्लस 6 20 प्लस 2 22 प्लस 3 25। ठीक है, सो फर्स्ट में कितना जाएगा, ए के लिए कितना जाएगा, 8/25 ऑफ 1500। सो 8/25 ऑफ 1500 कितना आया देखो जरा, 8/25 मल्टीप्लाई में 15 कितना आया, 480। तो ए में जाएगा 480, सी बी के लिए क्या है 6000, सी के लिए 6000, इट मीन 6/25 मल्टीप्लाई में 1500। इसी तरीके से सी का 6/25 मल्टीप्लाई में 1500 कितना आया देखो, 360 360। इसी तरीके से x का निकालेंगे, इसी तरीके से y का निकालेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक लाइन पॉइंट्स। सो इलेक्ट्रिक लाइन पॉइंट्स कितना है, उसकी कॉस्ट है 200। अब उसको किसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किलोवाट या नंबर ऑफ लाइन पॉइंट्स, बताओ जरा। नंबर ऑफ लाइन पॉइंट्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इसको सभी में 5 कॉमन है तो डिवाइड कर सकते हैं, तो रेशियो बन जाएगी 2 3 3 1 1। सो 2 + 3 5 + 3 8 + 1 9 + 1 10। ठीक है, तो ए में कितना जाएगा 2/10 और हम बोल सकते हैं 1/5। टोटल कॉस्ट कितने 200, 200 का 1/5 हो गया 40। इसी तरीके से हम बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बी का कितना था 3। सो 3/10 ऑफ 200 हो गया हमारा 60। इसी तरीके से सी का 60 आ गया, एक्स एंड वाई का इसी तरीके से हम रेशियो में डिवाइड करेंगे, 1/10 ऑफ 220 1/10 ऑफ 220 इन वाई। ठीक है, कोई डाउट, हाँ या ना। नो सर। डेप्रिसिएशन लेबर पे लगा या मशीन पे लगा है, मशीन पे। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन पे। ठीक है, तो मशीन पे लगाएगा। मशीन की वैल्यू देख लेते हैं, मशीन की वैल्यू 50,000 30,000 20 10 10। सो इसको रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 2 1 1, वही रेशियो आ गई। सो 5 + 3 8 + 2, एक सेकेंड, 5 + 3 8 + 2 10 + 1 11 + 1 12। सो 1 में कितना जाएगा, ए में कितना जाएगा 5/12 ऑफ डेप्रिसिएशन है 6000। सो 5/12 ऑफ 6000 जाएगा हमारा ए में, कितना आया देखो जरा, कितना आया, बताओ जरा कितना आया। सर एक का 2500। हाँ, सो ए के लिए 2500, बी के लिए आएगा 3/12, इट मीन्स 1/4 1/4 1/4 ऑफ 6000 हो जाएगा 1500। सो बी का आया हमारा 1500। सी का है 2/12 आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। हाँ 2/12। सो 2/12 मीन्स 1/6, 1/6 ऑफ 6000 कितना आया 1000। इसी तरीके से हम x और y में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस है 1200। सो उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे, 5/12। यस सर। तो 5/12 ऑफ 1200 500 आएगा ए के लिए, बी के लिए 1/4 ऑफ 1200, 1/4 होगा 300। सी के लिए 1/6 ऑफ 1200 होगा 200। इसी तरीके से एक्स वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं जर्नल ओवरहेड।
सो टेबल में हमने पढ़ा था कि जर्नल ओवरहेड को हम टेक्निकल एस्टिमेट्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। सो नॉर्मली जर्नल ओवरहेड हम डिवाइड कर सकते हैं लेबर आवर्स पे। जितनी देर हमारी मशीन चल रही है उतनी ज्यादा ओवरहेड होगा, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर होगी। या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे किया है। सो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो क्या होगा हमारा 765 11, ठीक है। सो 7 6 13 प्लस 5 18 11, ये हो गया हमारा 20। सो 7/20 जाएगा हमारा ए में। सो ओवरहेड कितना है टोटल 10,000 एंड इसका 7/20 किस में जाएगा हमारा ए में। सो 7/20 का मतलब हो गया कि 5,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 3,500 ए में जाएगा। बी में कितना जाएगा 6/20 जाएगा, 10,000 का। सो ये हो जाएगा हमारा 3,000। बी में जाएगा 5/20। सो 5/20 ऑफ 10,000 मीन्स 1/4 और 1/4 ऑफ 10,000 इज 2,500। ठीक है। इसी तरीके से एक्स और वाई का निकालें। क्लियर हुआ। यस सर। अब उसने बोला रेंट एंड रेट्स। रेंट हम किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एसेट्स की वैल्यू या एरिया ऑक्यूपाइड। एरिया ऑक्यूपाइड। एरिया कितना है हमारा 800 600 600 200 200, इट मीन्स 86622। या हम इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो रेशियो हो जाएगी 43311। सो 4 + 3 7 + 3 10 + 1 1 12। सो ए में कितना जाएगा 4/12, इट मीन्स 1/3। सो 1/3 ऑफ 600। सो 1/3 ऑफ 600 ए का हो गया 200, बी का 2/12 आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। हाँ 600/1200 और 1/2। सो 1/2, सॉरी 3/12, सॉरी 1/4 into 3/12। सो 1/4 ऑफ 600 इज 150। इसी तरीके से सी का निकाला 3/12 मीन्स 1/4, वो आ गया हमारा 150। ठीक है। यस ठीक। इसी तरीके से एक्स और वाई का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर हमने टोटल किया। सो टोटल हमारा टोटल कॉलम का आगे 27,400 दिस वन, मतलब जितना हमारा टोटल ओवरहेड था उसका टोटल आया 27,400। ए का आया 8,340, 6,220 बी। इसी तरीके से सी का आया 5,100, एक्स का आया 4,100 एंड वाई का आया हमारा 3,640। अब ये हमारा क्या है, ये टोटल है। इट इज द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जब भी हम फर्स्ट टाइम एलोकेट एंड अपोर्शनमेंट करते हैं उसका जो टोटल होता है उसको, ये है वो टोटल। ठीक है। अब इस टोटल में क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट ए का टोटल है, एक्स का टोटल है 4,100 एंड वाई का टोटल है 3,640। अब उसने क्या कहा था याद करो, जो एक्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है 4:3:3। इट मीन्स ए को कितना जाना चाहिए 4/10, बी को 3/10 और सी को 3/10। एक्स का टोटल कॉस्ट कितना है 4,100। सो पहले हम लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है, फिर जो टोटल अमाउंट है उसको डिडक्ट कर देंगे 4,100। सो एक्स क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और किस रेशियो में डिवाइड करना है इसको 4/10 3/10 एंड 3/10। सो 4/10 निकालो, 4,100 का कितना आया कितना आया 4/10 और 4,100 1040। क्या चीज 1640। इसी तरीके से 3/10 निकाला, 3/10 और 4,100 देखो कितना आया
1230 और सी में भी 1230 1230, टोटल होगा इन सबका 4100। ठीक है। सो एक्स डिपार्टमेंट का टोटल तो 0 हो गया। वाई का उसने क्या बोला था, वाई के लिए उसने बोला था वाई इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का प्रोपोर्शन क्या है, क्या है 765। सो 765, 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18। सो 7/18, 6/18, 5/18। देखो कितना आया, और है कितना अमाउंट 3640। सो 7/18 कितना हुआ ऑफ 3640, 1415.55। सो 0.5 से अब होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा 1416। बी का निकालेंगे 6/18 मीन्स 1/3 ऑफ 3640 कितना आया, 1213। और इसी तरीके से हमने सी का निकाल दिया, सो ये आ गया 111। बाद में जो हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल था और जो हमें सर्विस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ उन सबका टोटल कर देंगे। तो ए का टोटल आया 11,396, बी का आया 8,663 एंड सी का आया 7,340। ये क्या है, हमारी टोटल कॉस्ट है डिपार्टमेंटल वाइज। सो जितना हर डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस किया होगा उससे इस टोटल को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगा है। किसी को कोई डाउट? नो सर। Yes, rest of the class, if you have any doubt, then you may ask. ठीक है। अब इसके बाद है अपॉर्शनमेंट टू प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट। सो इसका मैं एक बार ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ऑपरेट करते हैं। सो कुछ प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, कुछ प्रोडक्शन से डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट रिलेटेड होती है। जैसे कैंटीन है, सो कैंटीन में हम क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं सो दैट वर्कर कैन वर्क एफिशिएंटली ऑन मशीन और इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। अब उसकी कॉस्ट भी हम किससे चार्ज करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। पर कैंटीन की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के लिए थोड़ी ना है। जो पेरोल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या जो परचेजिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो तो उनको भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स व्हाई दे शुड आल्सो चार्ज देयर कॉस्ट फ्रॉम द सर्विस डिपार्टमेंट एज वेल। सो जिन सर्विस डिपार्टमेंट को वो कॉस्ट ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उनसे भी वो अपनी कॉस्ट चार्ज करता है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या है, सो अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट टू प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट। सो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, नॉन रेसिप्रोकल एंड रेसिप्रोकल। सो नॉन रेसिप्रोकल का मतलब है कि सर्विस डिपार्टमेंट आर इंडिपेंडेंट। इट मींस एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड तो कर रहा है बट दूसरे डिपार्टमेंट से कोई सर्विस ले नहीं रहा है। ठीक है। सो नॉन रेसिप्रोकल का केस क्या होता है, when our service department is providing a service to the another service department but they are not getting any reverse service from the concerned department. But reciprocal में क्या है, two or more service department are interdependent. इसमें क्या है, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्लस दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट भी पहले वाले को सर्विस दे रहा है। जैसे पावर डिपार्टमेंट है तो पावर डिपार्टमेंट क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को पावर सप्लाई करता है। ठीक है। जैसे पेरोल डिपार्टमेंट को भी, स्टाफिंग डिपार्टमेंट को भी या पर्सनल डिपार्टमेंट को भी। बट पर्सनल डिपार्टमेंट इन रिटर्न क्या करता है, उनको पर्सन हायर करके देता है जो उनको रिक्वायर्ड होता है। इट मीन्स बोथ डिपार्टमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है। इसी तरीके से और भी डिपार्टमेंट होते हैं। सो क्लियर हुआ नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल के बीच में डिफरेंस। Non reciprocal means we are providing a service to the another department but we are not getting any service from the another department. But in reciprocal
बोथ डिपार्टमेंट्स आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू ईच अदर। क्लियर हुआ? यस, सेक्शन बी। क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन नॉन रेसिप्रोकल एंड रेसिप्रोकल? हाँ या ना? सर ये बुक में मिल नहीं रहा है टॉपिक। मिल जाएगा, बट एक चीज क्लियर हुई, रेसिप्रोकल एंड नॉन रेसिप्रोकल में क्या डिफरेंस है? आई विल शेयर द पीडीएफ। ठीक है। यस यस क्लास, ये क्लियर हुआ नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल में क्या डिफरेंस है? यस सर। ठीक है, तो अभी क्लास एंड होने वाली है, फिर 10 मिनट्स बाद स्टार्ट होगी। ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे यहीं से।